जय हिंद जय बिहार। ये चैप्टर 4 हिंदी क्लास 10th का है। गदखंड में नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित है। ये प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के आरत दुबे के छपरा नामक गांव में हुआ था। उच्च शिक्षा के लिए द्विवेदी जी कहाँ गए। उच्च शिक्षा के लिए द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए। वहाँ से इन्होंने ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को कौन कौन सी उपाधि एवं पुरस्कार प्राप्त किए हुए। द्विवेदी जी को आलोक पर्व साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मान एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि प्राप्त की। कबीर के गहन अध्ययन करने के कारण 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें पीएचडी की उपाधि से सम्मानित किया। द्विवेदी जी कौन कौन से विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर थे। द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। सन 1979 ईस्वी में दिल्ली में द्विवेदी जी का निधन हुआ था। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। इनकी रचनाएं प्रमुख इस प्रकार है। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचारे प्रवाह, आलोक पर्व, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नरवा, अनाम दास का पोथा या उपन्यास, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, विश्व भारती, ये सब इनकी रचनाएं हैं। साहित्यिक विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण दें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की अनेक विद्याओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। द्विवेदी जी के निबंधों में विद्वता, गंभीरता के साथ साथ सरसता और विनोद प्रियता के अद्भुत समन्वय के दर्शन होते हैं। पाठ का परिचय दें। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक प्रस्तुत निबंध में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या न बढ़ने देना उसमें निहित मानवता का। हमें अपने भीतर के बचे हुए पशुता के चिन्हों को त्याग दें और उसके स्थान पर मनुष्यता को अपनाएं। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे आया। नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे तब उपस्थित हुआ जब उनकी पुत्री ने यानी छोटी पुत्री ने उनसे यह प्रश्न किया कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। आंसर, बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाती है कि जब मनुष्य वनमानुष जैसा जंगली था तब उसे अपनी जीवन रक्षा के लिए नाखूनों की जरूरत थी और शत्रुओं से वे अपनी रक्षा नाखून के द्वारा ही करते थे। अतः प्रकृति मनुष्य को आदि मानव रूप की याद दिलाती है। जब ये देखने में हिंदी शुद्धिकरण पर देखिए, एक एक शब्द को कितना शुद्ध रूप में लिखा गया है। कॉपी इसी तरह साफ सुथरा लिखा जाना चाहिए। बोर्ड का कॉपी लिखने का एक और तरीका भी बताएंगे, जो इस साल बताए हैं उसे आप देख सकते हैं। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्कसंगत है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्कसंगत है, क्योंकि उस समय ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हुआ था। मानव वनमानुष जैसा जंगली था। जीवन रक्षा अथवा प्रतिद्वंदियों से जूझने के लिए अस्त्र की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वे अपने नाखूनों का उपयोग करते थे, अर्थात नाखून ही उनके मुख्य अस्त्र थे। मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। नाखून मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है, जिसे बार बार काटकर वह अपनी पशुता को मिटाना चाहता है। वह चाहता है कि इसके पास बर्बर युग का कोई अवशेष न रह जाए। इसी उद्देश्य से मनुष्य बार बार नाखूनों को काटता है। सुकुमार विनोदों के लिए नाखूनों को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया, लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। लेखक का कहना है कि कुछ हजार वर्ष पूर्व मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के लिए उपयोग में लाना शुरू किया था। भारतवासी नाखूनों को खूब संवारता था। उनके काटने के कला काफ़ी मनोरंजक थी।
विलासी नागरिकों के मनुष्य त्रिकोण, विलासी नागरिकों के नाखून त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, दंतुल आदि आकृतियों के रखे जाते थे। लोग मोम या आलता से इन्हें लाल तथा चिकना बनाते हैं। यह सारी बातें वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे कैसे मनुष्य की सहज वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? नख बढ़ना और उन्हें काटना मनुष्य की अभ्यास सजन्य सहज वृत्तियां हैं। शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है जो अनायास ही काम करता है। असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। मनुष्य के भीतर नख बढ़ाने की जो सहज वृत्तियां हैं वह उसके पशुत्व का प्रमाण है और उन्हें काटने की प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए हैं, लेकिन वह पशुत्व को छोड़ चुका है क्योंकि पशु बनकर वह आगे नहीं बढ़ सकता। अतः लेखक के कहने का अभिप्राय है कि जब तक मनुष्य अस्त्र बढ़ाने की ओर उन्मुख है उसमें पशुता की निशानी अर्थात नख बढ़ाने की प्रवृत्ति शेष है, क्योंकि अस्त्र शस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। लेखक लोगों की हिंसक प्रवृत्ति को देखकर यह जानना चाहता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर अथवा मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र हटाने की ओर। अस्त्र बढ़ाना अर्थात नए नए अस्त्रों शस्त्रों के निर्माण से यह सिद्ध होता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रही है। उसके भीतर पशुता के चिन्ह आज भी विद्यमान है, इसलिए एटम बम जैसे विनाशकारी अस्त्र का निर्माण कर रहा है। मनुष्यता की निशानी तो उसके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना, अहिंसा, सत्य तथा अक्रोध को अपनाना अर्थात मानवता के मूल्य को समझना मनुष्यता कहलाती है। आत्मनिर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। धर्म का मूल मानवता होती है। धर्म का मूल उत्सव मानवता होती है, न कि दूसरे को कष्ट पहुंचाना। अतः आज की मानवीय प्रवृत्ति को देखकर प्रतीत होता है कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन किन शब्दों का अर्थ मीमांसा लेखक में कर्ता किया गया, क्या निष्कर्ष है? देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त विभिन्न शब्दों की अर्थ में मीमांसा कहते हुए लेखक कहता है कि इंडिपेंडेंस का अर्थ अनधीनता या किसी की अधीनता का अभाव होता है, जबकि स्वाधीनता का अर्थ अपने ही अधीन रहना होता है। अंग्रेजों से इसे सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं। लेखक इस विषय में अपना विचार प्रकट करते हुए कहता है कि इन्हें इतने दिनों तक अंग्रेजी की अनुवर्तिका करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों न कह सका। उसमें आज़ादी के लिए जितने भी नामकरण लिए गए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, उन सबों में स्व का बंधन अवश्य रखा। यह स्व का बंधन हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का फल है। यह स्व हमारी संस्कृति की विशेषता है। इस स्व के बंधन को आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए आज अनधीनता के स्थान पर स्वाधीनता को महत्व दिया जाता है। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का क्या अभिप्राय है? लेखक ने पुराने के मुंह में चिपटे रहने के प्रसंग में कहा है कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे की गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। इसके साथ साथ नई नई खोजों से डूबकर अपना सर्वस्व खो देना भी उचित नहीं है, क्योंकि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और हर सब नए खराब नहीं होते। इसलिए विचारवान लोग पुराने तथा नए दोनों की जांच कर लेते हैं और तब उनसे जो अच्छे होते हैं उन्हें ग्रहण करते हैं तथा मूढ़ दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। अतः लेखक के कहने का अभिप्राय है कि पुराने एवं नए में जो हितकर हो उसे सहजता से ग्रहण कर लेना चाहिए, न कि मोहवश बंदरिया की भांति अनुपयोगी वस्तुओं में चिपके रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्वाधीनता शब्द से की सार्थकता क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द की सार्थकता के संबंध में लेखक ने बताया है
कि स्वाधीनता अर्थात अपने अधीन रहने का भाव या अपने आप पर नियंत्रण रखने का भाव हमारे दीर्घकालिक संस्कारों का परिणाम है जो हमारी संस्कृति को महान बनाए हुए है। भाषा में स्व का प्रयोग हमारी परंपरा का परिचायक है। हमारी समूची परंपरा अनजाने में हमारी भाषा के द्वारा प्रकट होती रहती है। इसी कारण लेखक ने कहा है कि हमारी सामाजिक परंपरा और मूल्यता अनधीनता की ही नहीं बल्कि स्वाधीनता की भावना से ओतप्रोत है। निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों का सार्थकता बताइए। निबंध में लेखक ने बूढ़े का जिक्र करके महात्मा गांधी की ओर संकेत किया है। गांधी जी लोगों को सच्चा सुख पाने के लिए अपने भीतर देखने की सलाह दी। उन्होंने असत्य को दूर करने, क्रोध के एवं दुख द्वेष को त्याग कर दूसरों के कल्याण के लिए कष्ट सहने तथा आत्म संतुष्ट करने का संदेश दिया। उनका कहना था कि प्रेम बड़ी चीज़ है, यह हमारा आंतरिक गुण है, जबकि उनकी पशु की प्रवृत्ति है। उद्दंडता उनकी पशु की प्रवृत्ति है। स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कहने का सार्थकता यह है कि उन्होंने जीवन की गहराई में बैठकर मनुष्यता जैसे भीतरी गुण को जगाने या अनजाने पर बल दिया, अपनाने पर बल दिया, क्योंकि यही गुण मनुष्य को मनुष्य बनाता है। और अंततः उस बूढ़े की बात न मानकर उन्हें गोली मार दी जाती है। मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा लगती है? मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के अनुमान से लेखक के मन में यह भाव जागता है कि जैसे जैसे मनुष्यता विकास होता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य अपने गुणों को पहचानने लगेगा। प्रेम, करुणा आदि के भाव जागृत होगा तथा सारे संसार को अपने जैसा समझने लगेगा। पशुता की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी। संसार में एक ऐसी प्रवृत्ति का उदय होगा जिनसे न कोई हलचल रहेगी और न ही कोई विरोध। अतः इससे लेखक के मन में आशावादी विचार प्रकट होता है। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक के अर्थ की भिन्नता बताइए। सफलता और चरितार्थता दोनों जीवन के दो भिन्न पहलू हैं। व्यक्ति अपने प्रयास से जो कुछ प्राप्त करता है अथवा अपनी मंजिल को पा लेता है वह उसकी सफलता कहलाती है। सफलता के लिए मनुष्यता का होना आवश्यक नहीं है, जबकि चरितार्थ में तात्पर्य यह है कि किसी विशेष गुण के अनुरूप अपना व्यवहार करना होता है। जब मनुष्य अपना व्यवहार मनुष्य जैसा करता है अर्थात प्रत्येक मनुष्य के सुख को अपने सुख दुख को समान समझता है तो यह उसकी चरितार्था होती है। व्याख्या करें। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध मार देते हैं। उत्तर। प्रस्तुत गद्यांश प्रख्यात निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। इसमें लेखक ने नाखून के माध्यम से मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति को उजागर किया है। लेखक का कहना है कि जब मनुष्य वनमानुष जैसा जंगली था तो उसके अपने जीवन की रक्षा के लिए नाखून आवश्यक थे। उस समय वही नाखून उसके अस्त्र थे। वह अपने प्रतिद्वंदियों को उन्हीं नाखूनों से पछाड़ता था। लेकिन सभ्यता के विकास से मनुष्यों ने अपनी रक्षा के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर लिया है। आज एटम बम जैसे विनाशकारी अस्त्र शस्त्र लिए गए हैं, फिर भी नाखून का बढ़ना बंद नहीं हुआ है। अब भी प्रकृति मनुष्य को उनके भीतर वाले अस्त्र शस्त्र से वंचित नहीं किया है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम वही लाख वर्ष पूर्व वाले नखधारी जीव हो। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के भीतर जो पशुता है उसका कारण नाखून बढ़ते रहते हैं और ये काटने के बावजूद तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक मनुष्य के भीतर की पशुता मिट नहीं जाती। लेखक के अनुसार नाखून का बढ़ना पशुता की निशानी है तो काटना मनुष्यता की। नाखून के मैं मनुष्य के नाखून को देखता हूँ तो कभी कभी निरस हो जाता हूँ। तात्पर्य स्पष्ट करें। प्रस्तुत गद्यांश हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध से लिया गया है। यह लेखक ने मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति पर चिंता व्यक्त की है। लेखक के अनुसार मनुष्य जब जंगली अवस्था में था तब उसके नख का बढ़ना जीवन रक्षा के लिए आवश्यक था। उस समय मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था, लेकिन वह धीरे धीरे मनुष्य विकास करता गया। उसके अनुरूप उसके अस्त्र शस्त्र में भी परिवर्तन होते गए। आज मनुष्य विकास की बहुत लंबी दूरी नाप चुका है। इस स्थिति में लेखक का जब मनुष्य के बड़े नाखूनों की ओर ध्यान देता है तब वह घोर निराशा में डूब जाता है।
उसकी दृष्टि में नखों का बढ़ाना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का जंगल प्रमाण ज्वलंत प्रमाण है। जैसे नखों को बार बार काट देने से वे पुनः बढ़ जाते हैं, वैसे ही मनुष्य में निहित पशुता नष्ट होने वाली नहीं है। उसे चाहे कितनी बार नष्ट करने का प्रयास न किया जाए, वह मार नहीं सकती। कम वक्त बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देता। व्याख्या करें। प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक ललित निबंध से लिया गया। यह मनुष्य की वास्तविकता या यथार्थता पर प्रकाश डाला गया है। लेखक के अनुसार प्रेम, मैत्री, त्याग और परोपकार मनुष्य में निहित सहज और उदात्त मनोभाव है। मनुष्य की यथार्थता इन्हीं उदात्त मनोभावों के कारण है। वही मनुष्यता यथार्थ में मनुष्य है जिसमें सबके प्रति प्रेम की भावना है, मैत्री की भावना है, त्याग की भावना है और संपूर्ण रूप से सबके कल्याण की भावना है। नाखूनों का बढ़ना अर्थात पशुता के द्वारा जीवन में सफलता प्राप्त करना, यह मनुष्य की मूर्खतापूर्ण जन्मजात वृत्ति या व्यवहार का परिणाम कहा जा सकता है। मनुष्य की ओर यह प्रवृत्ति उसकी मनुष्यता के लिए उचित नहीं है। पशुता का त्याग मनुष्य द्वारा स्वनिर्धारित आत्म नियंत्रण का परिणाम है, जिसके माध्यम से वह यथार्थता अर्थात मनुष्यता की ओर अग्रसर होता है। मानव जीवन की यही वास्तविकता भी है। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या स्पष्ट है। लेखक ने अपने देश की संस्कृति की विशेषता के संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है कि हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है। हमारी परंपरा महिमामयी अगाध विरासत तथा उज्ज्वल संस्कार है। देशवासी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए नहीं हैं, हम हाल में ही स्वतंत्र हुए हैं। यह बात सही है कि लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें ज्ञान का अभाव है। हमारे शास्त्रों में इस समस्या के नाना भावों तथा पहलुओं से विचारा गया है। हमारी संस्कृति की यही विशेषता हमें एक खास दिशा में सोचने को प्रेरणा देती है। लेखक की दृष्टि में हमारी बड़ी भारी विशेषता यही है।